तो आज हम लोग करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब इसमें क्या है, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपके वेटेज रहते हैं। जैसे कि जब से एनटीए क्वेश्चन बना रहा है, 19 में इससे 1 क्वेश्चन आए थे, 20 में इससे 3 क्वेश्चन आए थे, 21 में इससे 3 क्वेश्चन, 22 में तो हद ही पार हो गई थी, 4 क्वेश्चन आए थे, और 23 में फिर से 2 क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ 24 में भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन आने का इसमें प्रोबेबिलिटी है। तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, आराम से कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी ये होता है जिसको भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के कैटेगरी में मानते हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होता है यूनिट। अब न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू मान लेते हैं, चलो एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि 150 काउ इज इक्वल्स टू 1 जिराफ, यानी कि हम लोग क्या कह रहे हैं, एक जिराफ के बराबर 150 काउ है। तो हम लोग इसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू में अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 150 ये हो गया आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, ये आपका काउ हो गया यूनिट। यानी कि एक एक काउ मिलके जब 150 काउ हो रहे हैं तब जाके वो एक जिराफ के बराबर हो रहे हैं। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी को दर्शाता है। तो फिजिकल क्वांटिटी 2 पार्ट होते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी 3 टाइप के होते हैं। क्या क्या होते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री में आपका प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल आता है। ये एंगल 2D में और ये एंगल 3D में, लेकिन ये आपके कोर्स में नहीं है तो इसको ज्यादा हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग बस 2 चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहली बात, फंडामेंटल क्वांटिटी में 7 चीजें आती हैं ये, लेकिन इसको हम लोग अभी डायमेंशन में आगे पढ़ेंगे, और डिराइव में भी हम लोग डायमेंशन में ही इन सबको एक साथ निपट लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग डायमेंशन की। अब डायमेंशन की जरूरत हमें क्यों पड़ी वो पहले जानना है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट सिस्टम होते हैं, जैसे कि एसआई यूनिट हो गया, सीजीएस यूनिट हो गया, एमकेएस यूनिट हो गया। तो ऐसे डिफरेंट सिस्टम है, और डिफरेंट सिस्टम में डिफरेंट इसको डिफाइन किया जाता है किसी भी चीज को। जैसे कि लेंथ को मीटर में डिफाइन किया जाता है, सेंटीमीटर में, फीट में, इंचेस में, कहीं पे कुछ डिफाइन किया जाता है। तो एक यूनिवर्सल सिस्टम हो जहां पे चीजों को एक साथ मतलब एक जैसा ही डिफाइन किया जाए, उसके लिए आपकी डायमेंशन की जरूरत पड़ी। तो ये एक स्पेसिफिक सिंबल के थ्रू उसको मतलब डिनोट करते हैं और हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब लेंथ को एल से डिनोट करते हैं, इसको एम से, ये टी से, ऐसे सारे को डिनोट करते हैं, और यहाँ पे सबके यूनिट्स भी लिखे हुए हैं, तो आप इन सारी चीजों को देख सकते हैं। तो 7 फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और एक आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये चीजों को लेके बाकी आपके क्वांटिटी डिराइव होते हैं। मतलब ऐसा मान सकते हो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आपके पापा है और डिराइव फिजिकल क्वांटिटी आप खुद है, यानी कि पापा से आप डिराइव है, वैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से आपका डिराइव फिजिकल क्वांटिटी डिराइव है। अब एक डायमेंशन जो होता है बहुत ही तुच्छ चीज होता है। तुच्छ मतलब क्या होता है, छोटा, यानी कि इसको आप लोग हाइट ना बनाए, ये आराम से कवर हो जाएगा, तो कोई दिक्कत लेने वाली नहीं है। जैसे एरिया इक्वल्स टू एल इंटू बी, ये 2 लेंथ है और ये लेंथ से डिराइव है। एरिया को हम लेंथ कहां से डिराइव करते हैं, लेंथ से। तो यहाँ पे हम लोग एल स्क्वायर लिख सकते हैं, सेम आप वॉल्यूम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। स्पीड की बात करते हैं, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ होता है, टाइम तो आपका और एक फिजिकल मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। तो 2 फंडामेंटल क्वांटिटी से ये क्वांटिटी डिराइव है, तो ये भी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी में आता है। तो ये जितने भी क्वांटिटी यहाँ पे लिखे हैं, ये सारे आपके डिराइव फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, और इन सबके आराम से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे एल t-1 आपका आ गया। सेम चीज एक्सेलरेशन का आप लिख पाएंगे, एल t-2 आएगा, बस स्पीड बाय टाइम हो जाएगा, तो यहाँ पे टाइम करके ये लिख सकते हैं। ठीक है, मोमेंटम में क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास में m और lt1 आपका वेलोसिटी का था ही। सेम चीज और एक बात, जब मोमेंटम का लिख रहे हो, एक इंपल्स का होता है, इंपल्स फोर्स इंटू टाइम होता है, तो जब वो निकालेंगे तो उसका भी आपका सेम ही आएगा डायमेंशन। तो ये चीज को आपको याद रखनी है कि बहुत सारे क्वांटिटी का डायमेंशन सेम रहता है कभी कभी। जैसे फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन है, तो उसको ml t-2 लिखे, और इसको आपको याद रखना है, मतलब ये आपके भेजा में रहना चाहिए कि फोर्स इक्वल्स टू ml t-2। ठीक है, अब वर्क की बात करेंगे तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो आपको बस एक भी याद है ना तो आप सारे निकाल सकते हैं। जैसे आपको फोर्स याद है, ठीक है, फिर आप वर्क का आराम से निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट को बस मल्टीप्लाई करना है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ होता है, तो यहाँ पे बस एक एल को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, एनर्जी और टॉर्क का भी ऐसा सेम टू सेम आपका होता है, तो इसको भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है कि वर्क, एनर्जी, टॉर्क इन सबके सेम ही डायमेंशन होते हैं। और एनर्जी में आपके सारे एनर्जी इंक्लूड होते हैं, भले वो पोटेंशियल हो, भले वो काइनेटिक हो, कुछ भी एनर्जी हो, वो सारे के डायमेंशन सेम ही होंगे। फिर प्रेशर की बात करेंगे तो फोर्स बाय एरिया, तो ml t-2। क्यों, क्योंकि फोर्स में अगर एक एल स्क्वायर हम लोग डिवाइड करेंगे, एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर होता है, तो डिवाइड करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, तो ml-1 t-2 आपका आंसर आ जाएगा प्रेशर का। आपका स्ट्रेस हो गया और आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया, इन सब का भी सेम डायमेंशन है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, और स्ट्रेन इज ए डायमेंशनलेस होता है, मतलब इसके पास कोई डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि ये डेल्टा एल बाय एल होता है, एल से कट के डायमेंशनलेस हो जाता है। सेम चीज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है वो v2 - v1 by u2 - u1, यानी कि ये दोनों कट के फिर डायमेंशनलेस क्वांटिटी है।
तो कुछ डायमेंशनलेस क्वांटिटी भी आपको याद रखनी है, जैसे कि ये क्वांटिटी हो गई e टू द पावर x sin थीटा cos थीटा log, ये सारे भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। ये F फोर्स इंटू ये dz हो गया, ये dv ये वेलोसिटी, ये लेंथ और ये एरिया, तो इन सबको जब मिलाएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा ml-1 t-1। ऐसे आप सारे के निकाल सकते हैं, जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, फिर आपका ये आ गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो इस सब का आप निकाल सकते हैं। और एक आपको नोट याद रखनी है, देयर इज नो सच फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज डायमेंशन बट नो यूनिट, यानी कि ऐसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास डायमेंशन हो लेकिन यूनिट ना हो, तो ये चीज को आपको याद रखनी है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, जैसे कि आप लोग कभी शादी में गए होंगे, तो जैसे कि कोई मंडप पे बैठा होगा तो एक इंसान ही इंसान के साथ बैठा होगा, ये आपके समझ में है, यानी कि इंसान बैठा है तो इंसान के साथ ही शादी हो रही होगी। सेम बात है, एक इक्वेशन अगर लिखा हुआ है तो उन सारे के डायमेंशन सेम होने चाहिए। ठीक है, तो इसको एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं, जैसे कि v इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा टी दिया गया है और v क्या है, वेलोसिटी बोला गया है, वेलोसिटी का हमको पता है lt-1 होता है। अब सबका क्या होगा, डायमेंशन सेम होगा, यानी कि इन जो चीजें हैं, पहले तो अल्फा जो है ये v के बराबर होगा और फिर अल्फा जो है बीटा टी के बराबर होना चाहिए इन सबका डायमेंशन, तब जाके ये दो चीजें ऐड हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि आप कभी भी देखेंगे होंगे टाइम के साथ, मतलब 2 सेकंड इज इक्वल टू 4 मीटर, कभी ये चीज का सेंस ही नहीं बनता। सेम चीज 273 केल्विन माइनस 5 एम्पियर, इनका कोई सेंस ही नहीं बनता, यानी कि यूनिट भी सेम होनी चाहिए। तो बेसिक वाली बात है, सेम डायमेंशनल क्वांटिटी ही ऐड हो सकते हैं, यानी कि इन दोनों का डायमेंशन मिला के ये अल्फा के डायमेंशन के बराबर है। ठीक है, तो हमने सारे को इक्वेट कर दिया, जैसे अल्फा का किया तो हमको मिल गया lt-1, क्योंकि वो सीधा वेलोसिटी के बराबर हो जाता है। फिर बीटा टी इक्वल्स टू हमको मिला lt-1, तो बीटा का क्या होगा, ये जो टी है ये डिवाइड हो जाएगा नीचे आके, डिवाइड होने के बाद क्या हो जाएगा lt-2 हो जाएगा, तो यहां से हमने बीटा का भी डायमेंशन निकाल लिया। तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे जहां पे कुछ डायमेंशन निकालने के लिए बोल रहा हो तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। अभी इसको हमने देख लिया है, फिर चलते हैं कन्वर्सन ऑफ यूनिट। इसमें क्या होता है n1 u1 n2 u2। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1 यूनिट ऑफ 1, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 2 यूनिट ऑफ 2, ये आपको पहले तो याद रखना है n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2। ठीक है, अब फोर्स का जो डायमेंशन वो क्या होता है mlt-2। अब मैंने अभी बोला था कि याद रखना है इसको, तो याद रखना है, आंख बंद करके याद रखो mlt-2, काम खत्म। इसके बाद क्वेश्चन क्या है, 1 न्यूटन इक्वल्स टू गिवन है 1 डाइन, मतलब सॉरी कुछ डाइन पूछा गया, तो यहाँ पे हमको कितना डाइन होगा बस ये वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब हम लिखते हैं, पहले तो इसको इसके यूनिट में लिखते हैं, तो पहले ये न्यूटन के यूनिट में लिखेंगे तो क्या होगा 1, तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया ये, और न्यूटन का हम लोग वैल्यू लिखेंगे तो 1 kg इंटू 1 मीटर इंटू 1 सेकेंड का माइनस इनवर्स, क्योंकि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है आपका, इसका जो यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब ये मेरे को पता कैसे चला, क्योंकि ml-t-2 क्या है, सेकंड स्क्वायर का नीचे आना चाहिए, सेम चीज है, तो ये -2 हो गया। और फिर हमको डाइन क्या होता है, सीजीएस यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट में सब कुछ कैसे लिखा जाता है, ग्राम सीएम और सेकंड में लिखा जाता है, तो हमको इसमें लिखना है n2 इंटू 1 ग्राम इंटू 1 सेकंड इंटू 1 सेकंड इनवर्स। तो ये तो पहले ये दोनों कटेंगे क्योंकि दोनों सेम है। फिर आपके ये केजी को आपने कन्वर्ट कर दिया ग्राम पे और मीटर को आपने सीएम पे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ से ग्राम कटा और यहाँ से सीएम कटा, सीएम कटने के बाद n2 इक्वल्स टू 10⁵ मिला, तो आपका जो आंसर आया वो क्या आया, 10⁵ डाइन आया। ठीक है, तो ऐसे ही आपका आंसर आएगा। अब आती है डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, मतलब डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके डेरिवेशन ऑफ फार्मूला करना है, तो वो कैसे करना है, उसके लिए एक क्वेश्चन करना पड़ेगा हमें। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, ये रहा क्वेश्चन क्या कहता है, द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम में डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ ए पेंडुलम, मास ऑफ बॉब एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर टर्म्स t इन LMG। ठीक है, LMG में निकालना है। वैसे तो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जो टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का वो 2π × L/G होता है। ठीक है, अब हमको ये डिराइव करके निकालना है, तो निकालते हैं डिराइव करके। फिर क्या दिया गया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ये आपका M और G, क्या मतलब प्रोपोर्शनली कांस्टेंट मतलब कितना कितना है बताया नहीं गया, तो XYZ ले लेते हैं हम लोग, ऐसा कोई हमको बताया नहीं गया है। फिर हम जब प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ पे K आएगा, LX MY GZ। ठीक है, अब इसका डायमेंशन क्या होगा टाइम पीरियड का, M0 L0 T1 हो गया इसका डायमेंशन। सबका हम लोग डायमेंशन लिख लेते हैं क्योंकि हम लोग डायमेंशन एनालिसिस यूज करके इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो L का क्या लिखेंगे, L का लिखेंगे ये X और इसका M का M ही रहता है, इसका Y, और G का क्या रहता है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। एक्सेलरेशन का क्या होता है, अभी मैंने बताया था LT-2। ठीक है, LT-2 आपको लेना है, L2-2 लेने के बाद Z यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, अब जैसे ही हमको इसको ML0 T1 लिखेंगे, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, K को K रहने देंगे, L का 2 फॉर्म है यहाँ पे, एक टू द पावर Z है, एक टू द पावर ये है, तो पावर आपका ऐड हो जाता है, ये सबको पता ही होगा, प्लस हो गया।
फिर आपका ये मास रहने देते हैं, इसको ऐसे ही रहेगा, और ये t-2 आपका ये t-z हो जाएगा पावर के साथ, ठीक है। अब हम लोग जब कंपेयर करेंगे तो l टू द पावर 0 है इधर, तो इधर भी 0 होना चाहिए, तो इधर आपका x प्लस z मिला के कितना बनेगा, 0 बनेगा, यानी कि इससे क्या मिलता है आपको, x इक्वल टू माइनस जेड मिलता है, ठीक है। यहां से कंपेयर करेंगे तो मास में 0 है, तो इधर भी 0 होना चाहिए, तो आई आपका 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे -2z है, ये -2z किसके बराबर होना चाहिए, इधर जो 1 गिवन है उसके बराबर होना चाहिए, तो 1 के बराबर, तो z इक्वल टू -12 आपको मिल जाता है। यहाँ से आप x निकाल सकते हैं, -12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये +12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिंपल से लिखना है k, l टू द पावर x की जगह पे आपको हाफ लिखना है, m की जगह पे 0 लिखना है, और g की जगह पे -हाफ लिखना है, बस मैंने पावर लिख लिया। अब यहाँ से आपको मिलेगा k इक्वल टू l बाय जी, ये हाफ, ठीक है। इसको अच्छे से लिखेंगे थोड़ा, तो ये लिखेंगे l बाय जी का रूट अंडर, ठीक है। k का हमने वैल्यू निकाल नहीं पाए, और यहाँ पे क्या नहीं कर पाए, कॉम्पोजिट फंक्शन नहीं है, मतलब बहुत ही सिंपल फंक्शन है, इस फंक्शन में कहीं पे भी एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इसके लिमिटेशन में। अब लिमिटेशन की बात करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते, जो कि हमने नहीं निकाल पाए। वहां पे जो 2 पाए उसका वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटली आता है, उसको हमने नहीं निकाल पाए, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इट कैन नॉट बी यूज इफ इट इज नॉट डायमेंशनलेस। पहली बात तो जो हमारा 2 पाई होता है वो डायमेंशनलेस होता है, अगर उसके पास डायमेंशन होता तो हम वो फॉर्मूला मतलब वो मेथड से नहीं निकाल सकते थे उसको, डेरिवेशन को। फिर जो कंपोजिट फंक्शन होता है जिसमें से प्लस माइनस होते हैं वो हम लोग नहीं निकाल सकते, वो सिंपल फंक्शन है इसलिए निकाल पाए, तो तीनों चीज आपको समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में। सिग्निफिकेंट फिगर समझने के लिए आपको सबसे पहले तो ये जानना है कि जो नॉन जीरो डिजिट होता है वो सिग्निफिकेंट होता है। पहले याद रखो नॉन जीरो डिजिट क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जितने 9 तक डिजिट हैं वो सारे आपके नॉन जीरो डिजिट होते हैं और वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं क्लोज जीरो और क्लोज और ट्रैप जीरो और एंडिंग जीरो आफ्टर डेसिमल। क्लोज और ट्रैप मतलब फंसा हुआ जीरो, फंसा हुआ मतलब ये देखो 2 और 1 के बीच में फंसा हुआ है, तो इसको हम लोग सिग्निफिकेंट मानेंगे। एंडिंग जीरो आफ्टर डेसिमल मतलब क्या होता है, ये रहा 2.230, यानी कि ये जो जीरो है ये डेसिमल के बाद आता है, ठीक है। तो इन दोनों चीज में इन दोनों को हमने सिग्निफिकेंट मानना है। पहली बात यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने 1 2 3 है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे क्योंकि नॉन जीरो डिजिट है और ये ट्रैप जीरो, इसलिए इसको भी हम लोग सिग्निफिकेंट मानेंगे, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। फिर 2.230 मतलब यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब बस आपको और याद रखना लीडिंग जीरो या फिर एंडिंग जीरो विदाउट डेसिमल। लीडिंग जीरो मतलब इनिशियल जीरो जो होते हैं उसको लीडिंग जीरो हम लोग कहते हैं, ये आप लोग को याद रखना है। लीडिंग जीरो मतलब जो पहले होता है उसको बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको जीरो पहले दिखेगा, तो जीरो यहाँ पे पहले दिखने की वजह से ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, बस ये तीनों को काउंट होंगे, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। या फिर एंडिंग जीरो विदाउट डेसिमल, यानी कि यहाँ पे एंडिंग जीरो तो है लेकिन डेसिमल प्लेस है नहीं। यहाँ पे आप याद रखें यहाँ पे डेसिमल प्लेस था इसलिए इसको सिग्निफिकेंट माने, यहाँ पे है नहीं डेसिमल प्लेस तो इसको इनसिग्निफिकेंट, तो इन दोनों को गिनेंगे नहीं, तो यहाँ पे 2 ही है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब आते हैं क्या, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इनसिग्निफिकेंट होता है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब ये 10 टू द पावर कुछ भी रहता है तो इसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में गिना जाता है, इसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोला जाता है, तो ये इनसिग्निफिकेंट है तो इसको गिनना ही नहीं है। तो यहाँ पे कितने हैं 1 और 2, तो यहाँ पे 2 ही हैं सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अब आते हैं स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अब जो भी प्योर कांस्टेंट नंबर होते हैं उनके जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं वो आपके इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इनफाइनाइट आपके सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, इज इक्वल टू इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। फिर चलो रूल ऑफ राउंडिंग अप पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे 5 चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है और इन चीजों को याद हो जाएगा आपका। चलो ठीक है, इसको क्या करना है हमको, इसको इस प्लेस तक हमको राउंड अप करना है। सबसे पहले जो प्लेस में राउंड अप करना है उसके नेक्स्ट प्लेस देखेंगे, अगर नेक्स्ट प्लेस 5 से छोटा है तो वो नंबर वैसा का वैसा रहने देंगे। ये 2 जो है ये 5 से छोटा है इसलिए इसको हमने 2.8 रखने दिया। फिर 2.87 रहेगा, तो 7 क्या होता है 5 से बड़ा होता है, 5 से बड़ा होने की वजह से हम इसको बस एक +1 कर देंगे। अगर 5 से बड़ा है तो इसको हम लोग +1 करेंगे और अगर 5 से बड़ा नहीं है तो वैसे का वैसे रहने देंगे। तो 2 चीज समझ में आ गया, 5 से बड़ा होगा तो +1 करेंगे, 5 से छोटा होगा तो वैसे का वैसा रहने देंगे, +1 कर देंगे तो 2.9 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं जब ये प्रॉब्लम आती है सबको कि 5 होगा तो वो क्या करेंगे। सबसे पहले तो जब 5 होगा नेक्स्ट डिजिट तो उसके नेक्स्ट डिजिट देखेंगे, अगर नॉन जीरो डिजिट यहाँ पे है जैसे कि 2 इज नॉन जीरो डिजिट तो सीधी बात आंख बंद करके इसको +1 करेंगे तो सीधा ये 2.9 होने वाला है। अगर 5 के बाद 2 मतलब 5 के बाद अगर 0 है तो हम क्या करेंगे 5 के पिछले वाले डिवाइस देखेंगे, 5 के पिछले वाला अगर देखेंगे अगर वो इवन है तो उसको इवन ही रहने देंगे, उसको कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन वो ऑड है तो उसमें +1 करके उसको चेंज कर देंगे। बस इतना ही आपको याद रखना है राउंड अप में। फिर एक नोट आता है जिसमें क्या होता है जब आप एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो फाइनल रिजल्ट में क्या होना चाहिए, लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट आपका आना चाहिए, ठीक है। अब लीस्ट प्रिसाइज क्या होता है वो बता देता हूं। जैसे कि ये एक एग्जांपल के लिए ये एक मेजरमेंट था जिसको हमने कैलकुलेट किया, तो सबसे पहले यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर, जिसमें जितना ज्यादा कम सिग्निफिकेंट फिगर वो उतना कम आपका प्रिसाइज।
तो इतना सिग्निफिकेंट फिगर आपके फाइनल रिजल्ट में भी रहना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन करने का हमको क्या मिला, 36.6738 हमको मिला। अब राउंड अप करेंगे तो क्या देखेंगे, इसके आगे वाला संख्या देखेंगे, संख्या क्या है, ये 5 से बड़ा है तो +1 कर देंगे तो ये 37 हो जाएगा। ठीक है, इसका ये खत्म हुआ। फिर हम लोग बात करते हैं एरर एनालिसिस में। अब एरर क्यों आती है देखते हैं। अब मैं ये स्केल किसी को दूंगा और बोलूंगा कैलकुलेट करने के लिए किसी भी चीज को, तो वो जब मेजरमेंट निकालने जाएगा तो किसी को 10.2 मिलेगा, किसी को 10.3, किसी को 10.4। तो सबको जो अलग अलग मेजरमेंट मिलेंगे वो अलग अलग आएंगे। अब सबको अलग अलग मिले, सबको अलग अलग मिल गया तो उनको अगर हमने ऐड कर दिया सबको, ऐसे अगर मान लो हमने 3 मेजरमेंट लिए तो उन सबको ऐड करके जो एवरेज निकालेंगे वो निकलेगा आपका मीन वैल्यू। तो जो मीन वैल्यू आएगा उसको हम लोग ट्रू वैल्यू मान लेते हैं, यानी कि हम मान लेते हैं यही वैल्यू है जो उस चीज का मतलब मेजरमेंट बताता है, तो उसको हम लोग ट्रू वैल्यू कहते हैं या फिर मीन वैल्यू जो निकालते हैं उसको कहते हैं। और जो डेविएशन उससे आया होगा वो आपका हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर। यानी कि देखिए पहले हमने क्या निकाला 10.1 10. इसको हम एक बार इसको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर में लिख लेते हैं ताकि ये समझ में सबको आ जाए। ठीक है, यहाँ पे हमने निकाला 10 रुकिए 10.1 प्लस 10.2 प्लस 10.3 डिवाइडेड बाय 3, ये आपका आ गया AM। ठीक है, अब AM यहां से कैसे निकलेगा, सबसे पहले 30.8 हो जाएगा, 30.6 हो जाएगा बाय 3, ये आपका हो जाएगा 10.2 cm। तो आपका जो एवरेज कितना आ रहा है वो 10.2, यानी कि मीन वैल्यू आपका ये हो रहा है। फिर हम लोग डेल A1 निकालेंगे, सबसे पहला एरर निकालेंगे तो 10.2 माइनस 10.1 हो जाएगा, तो यहां से आपका कितना मिलेगा 0.1 cm आपका पहला एरर मिला। फिर एक दूसरा बंदा कैलकुलेट करा जिसको 10.2 मिला, तो 10.2 तो मीन वैल्यू है और उसने कैलकुलेट 10.2 किया तो उसने कोई एरर नहीं किया। चलो ठीक है, ये भी मान लिया हमने। फिर डेल 3 किया, तीसरा बंदा ने कैलकुलेट किया तो उसने कितना किया, उसने किया 10.3, तो उसने भी 0.1 cm का एरर लाया। ठीक है, सबने एरर लाया तो ठीक है। अब ये आ गया आपका एब्सोल्यूट एरर, तो एक होके सबको होता है, ये बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर को हम लोग थोड़ा नीचे जाके समझेंगे। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, इन सारे का हमने एवरेज निकाल देना है तब ये मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाना। जैसे कि डेल ये हो गया तो यहाँ पे 0.1 प्लस 0.0 ये माइनस में लिख लेना है और इसको भी 0.1 लिखना है, सबका मॉड लेना है, ये समझ लेना, सबका मॉड लेना, नेगेटिव हमको नहीं लेना है। ये डिवाइड बाय 3 होगा क्योंकि 3 मेजरमेंट किए थे, तो 0.2 डिवाइडेड बाय आपका 3 आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब आते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है, डेल आपका जो मीन आया होगा डिवाइड बाय AM, यानी कि इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे 0.3 डिवाइडेड बाय आपका मीन वैल्यू कितना है 10.2, तो ये आपका रिलेटिव एरर भी मिल गया। अब सेम चीज अगर आप लिखेंगे डेल A बाय AM इंटू आप कर देंगे 100, तो आपका ये परसेंटेज एरर मिल जाएगा, यानी कि 0.2 बाय 3 इंटू 0.2 इंटू 100 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा परसेंटेज एरर। तो 4 टाइप के एरर होते हैं, कैसे क्या निकालना समझ में आ गया। अब जाते हैं एडिशन ऑफ एरर या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर में। ठीक है, तो एडिशन ऑफ एरर में क्या होता है, अगर कोई चीज का एरर हो रहा है और ऐड कर रहे हैं तो एरर तो ऐड होना ही है, लेकिन सब्सट्रैक्ट हो रहा है तब भी आपको एरर ऐड ही करना पड़ेगा। जैसे कि आपने अभी एक चीज मान लेते हैं, चलो ठीक है, आप लेंथ निकालने किसी का 10.2 cm और इसका निकालना है ब्रेड, इसका आपका 10.5 cm, दोनों में आपको एरर मिला 0.1 cm और 0.1 cm, क्योंकि इसका 10.4 आना चाहिए था मान लेते हैं, इसका 10.1 आना चाहिए था मान लेते हैं, तो आपको मिला 1 का। लेकिन जो फाइनल आप कैलकुलेट करेंगे वो L-B आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, लेकिन L-B जब आप कैलकुलेट करेंगे, एक तो आप दोनों में अलग अलग गलती निकाले हैं 0.1 का, तो फाइनल में आपको कितने का टोटल गलती मिलेगा, 0.2 का ही मिलेगा गलती, क्योंकि गलतियां हमेशा ऐड होती हैं। अगर वो सब्सट्रैक्ट हो जाती तो वो आप गलती दोनों की है, तो फाइनल रिजल्ट में अगर गलती ही नहीं दिखेगी तो वो गलती ही क्या की है फिर, तो फाइनल रिजल्ट में हमेशा गलती दिखने की वजह से ये क्या होता है, ये हमेशा ऐड होता है। अगर समझ में नहीं आया होगा तो भी ऐसे मान लेना कि हमेशा एरर जो होता है वो ऐड होता है, कभी सब्सट्रैक्ट होता ही नहीं है। पहली बात आपको याद रखनी, एरर कभी भी सब्सट्रैक्ट नहीं होता है, ऐड ही होता है एरर। ठीक है, ये आपका एरर है। जब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर रहे होंगे तब डायरेक्ट एरर हम लोग नहीं निकाल सकते एब्सोल्यूट, तो हम लोग क्या करते हैं रिलेटिव एरर के फॉर्म में निकालते हैं। तो क्या निकलता है रिलेटिव एरर के फॉर्म में, वो भी आपका मल्टीप्लिकेशन में भी ऐड होता है रिलेटिव और डिवीजन में भी आपका ऐड होता है रिलेटिव। ठीक है, अगर कोई ऐसा मल्टीप्लिकेशन है जहां पे कुछ पावर्स गिवन है तो उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन भी गिवन है ऑलरेडी और डिवीजन भी आपके नीचे ऑलरेडी गिवन है, तो इसमें क्या करना है, डेल x बाय x इज इक्वल्स टू, पहले तो पावर कोफिशिएंट बन जाएगा, ये जो पावर है वो कोफिशिएंट बन जाएगा, तो सबके पावर कोफिशिएंट बन के बस आपके रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और नीचे का पावर आपका नेगेटिव नहीं बनेगा, ये भी आपका पॉजिटिव बनेगा क्योंकि इसका एरर भी आप में ऐड ही हो रहा है। ठीक है, अब दोनों तरफ अगर हमने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है तो क्या हो जाना है, ये दोनों हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बताया था अगर मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो परसेंटेज एरर बन जाना है। तो ये रिलेटिव एरर भी दिया जा सकता है, परसेंटेज एरर भी दिया जा सकता है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके ऊपर हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चलिए कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटी ABCD आर मेजर विद मेजर
1.2% ये आपका परसेंटेज दिया गया है। फिर आपका ये इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। अब इसके हिसाब से आपको आंसर निकालना है, तो चलो निकालते हैं। डेल पी बाय परसेंटेज डायरेक्ट लिख लूं क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 तो बाद में वही आना है, ठीक है। तो कोफिशिएंट पहले मल्टीप्लाई, फिर डेल ए बाय ए परसेंटेज प्लस 2 इंटू डेल बी बाय बी परसेंटेज प्लस 3 इंटू डेल सी बाय सी परसेंटेज प्लस, सॉरी ये आपका कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो यहाँ पे कुछ आएगा नहीं, फिर डेल डी बाय डी का परसेंटेज गिवन है। अब 3 इंटू 1 हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी गिवन है, ऊपर आपका यहाँ पे सारी चीज का वैल्यू गिवन है तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जब आप इसको प्लस करेंगे तो आपका 14% बनेगा, तो टोटल एरर कितना आएगा, 14% का एरर आएगा। तो हमेशा याद रखना है एरर ऐड होता है। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं समझ में आने के लिए। A student measures the distance traversed in free fall of a body initially at rest in a given time. He uses this data to estimate d. चलो ठीक है, वो उसने फ्री फॉल में एक डेटा लिया जिसमें से वो उसने g का कैलकुलेशन किया। अब इसमें क्या किया, इफ द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, चलो डिस्टेंस में कितना आया, डेल h बाय h कितना आया, परसेंटेज आपका E1 आया, ठीक है, मान लिया, कोई डरने की बात नहीं है। ये 2019 का क्वेश्चन है शायद, दो POI की क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। फिर आपका उसने क्या किया, टाइम का भी कैलकुलेशन किया, तो डेल टी बाय टी परसेंट आपका कितना आया, इसमें E2 का आया, ठीक है। अब पूछा क्या गया है, एस्टिमेशन इन जी। तो पहली बात आपको याद रखनी है कि जी का फॉर्मूला क्या होता है, 2h बाय टी स्क्वायर आपका फॉर्मूला होता है। तो डेल जी बाय जी क्या होगा, बहुत लोगों को लगेगा कि ये 2 भी मल्टीप्लाई होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताता हूं अभी, ठीक है। प्लस ये 2 इसका पावर है तो यहाँ पे कोफिशिएंट बन जाएगा, तो डेल टी बाय टी, क्योंकि ये 2 है, 2 हमेशा 2 ही रहना है, ये कांस्टेंट है, इसमें कोई एरर आना ही नहीं है, तो एरर उसका ऐड होगा ही नहीं, ठीक है। डेल एच में इसको हम लोग E1 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे E1 गिवन है, प्लीज 2 हो गया, फिर इसको हम लोग E2 लिख दें, तो यहाँ से आपका ये आंसर भी आ गया, ठीक है। इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। आज रात 10 बजे आपको रे ऑप्टिक्स का लेक्चर मिल जाएगा, वहां पे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी मैंने बताए हैं, लास्ट में 2-3 क्वेश्चन उसके, तो वो भी आप देख लेना आराम से, तो इससे आपके वहां से भी 3-4 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।